last aspect is impartiality and non-partisanship. Impartiality is attitude, non-partisanship is attitude, impartiality is behavior, right? So उल्टा तो नहीं बोल दिया हाँ ओके सो ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जो हमारी सिविल सर्विसेज है, लाइक अगेन सोसाइटी इज डिवाइडेड इन कास्ट लाइन, तो एक सिविल सर्वेंट नहीं होता. ही इज ए पर्सन फ्रॉम ए पर्टिकुलर कास्ट, ही इज ए पर्सन फ्रॉम ए पर्टिकुलर रिलीजन, ही इज ए पर्सन फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट. सो ये सब कॉन्शियसनेस उसके डिसीजन में भी रिफ्लेक्ट होती है. सो दैट्स नॉट गुड. उसमें रिसोर्स एलोकेशन में प्रॉब्लम होती है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है. लाइक इफ यू आर बायस एंड पार्शियल देन द होल पब्लिक पर्पज सर्व नहीं होता, उससे बेसिक चीजें सर्व नहीं होती. सो दैट्स प्रॉब्लमेटिक. सो इम्पार्शियलिटी डेवलपमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट. इसमें कई बार होता ये है कि सिविल सर्वेंट पे अगर कोई इसके कहते हैं क्या, रीजनलिज्म ऑफ सिविल सर्विसेज, टर्मिनोलॉजी में भूल गया. उसमें होता ये है कि अगर सिविल सर्वेंट्स को आप क्रिटिसाइज करते हो, उसने कुछ गलत काम किया एंड यू आर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन और समथिंग लाइक दैट, सो व्हाट ही विल डू इज, इंस्टेड ऑफ ऑनेस्टली डिफेंडिंग हिमसेल्फ, ही विल से नहीं, दिस इज माई कास्ट and you are discriminating against my caste and that's why I am being victimized. ये एटीट्यूड आ जाता है. सो देवयानी खोबरागढ़ क्लासिक एग्जांपल, उसके फादर का स्टेटमेंट मैंने सुना था, पीपल आर डूइंग दिस बिकॉज शी इज अ दलित. सो ये एटीट्यूड बन जाता है कि पर्सनल क्रिटिसिज्म को कास्ट पे डाल दिया जाता है, पर्सनल क्रिटिसिज्म को रिलीजन पे डाल दिया जाता है. सो दिस इज लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी. फिर इम्पार्शियलिटी कौन सी दूसरी जगह पे मैनिफेस्ट होती है? अलग अलग सर्विसेज के बीच में भी टसल होती रहती है. IAS, IPS, IRS सब झगड़ते रहते हैं. सो ये प्रॉब्लम है. फिर फॉरेन पॉलिसी में, फॉर एग्जांपल, फॉरेन पॉलिसी इज इंक्रीजिंगली अबाउट इकोनॉमिक्स टू, राइट? सो चाइना के साथ हमारी डिप्लोमेसी चल रही है, तो उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री का रोल कितना जहाँ पे IFS होते हैं, और कॉमर्स मिनिस्ट्री का रोल कितना जहाँ पे IAS होते हैं. एक्चुअली यहाँ पे देखना ये चाहिए कि किसके रोल से ज्यादा डिप्लोमेसी हमारी इफेक्टिव बनेगी. दैट शुड बी अवर कंसर्न, बट द कंसर्न इज नॉट दैट. कंसर्न इज IFS people think that these IAS people are taking authority from us, and IAS people think that no, we should control everything. So it boils down to the which cadre you belong to or which service you belong to, rather than the general public purpose. So that's another manifestation of partiality. So that's the example that I just gave. कास्टिज्म, कम्युनिज्म, रीजन, ये जो फैक्टर्स है जो इम्पार्शियल बिहेवियर के बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं. ओके, नेक्स्ट वैल्यू न्यूट्रलिटी. अब वो ARC वाली सब वैल्यूज खत्म हो गई है. नाउ सम अदर वैल्यूज. इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, सॉरी, न्यूट्रलिटी एक्चुअली उस वैल्यू में ही इंक्लूड हो जाती है. पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी इज न्यूट्रलिटी. सो न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि सिविल सर्वेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. उसके एक्शंस या उसकी आइडियोलॉजी उसके साथ अलाइन नहीं है. ही इज देयर टू सर्व कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पर्टिकुलर पार्टी. दैट्स न्यूट्रलिटी. सो न्यूट्रलिटी क्यों जरूरी है? एक तो पब्लिक कॉन्फिडेंस उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इफ पीपल हैव इलेक्टेड सम अदर गवर्नमेंट एंड पीपल फाइंड के ये जो सिविल सर्वेंट्स है ये पुरानी गवर्नमेंट के लोग हैं, सो दे विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन सिविल सर्विसेज. सो पब्लिक कॉन्फिडेंस, सिमिलरली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसका भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा. अगर उसको लगता है कि नहीं ये पुरानी गवर्नमेंट के लोग हैं तो दे विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस. सो मिनिस्टर्स के जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए भी ज़रूरी है कि न्यूट्रलिटी हो. फिर
सिविल सर्वेंट के खुद के करियर के लिए भी यही अच्छा है कि ही रिमेन्स न्यूट्रल. इफ ही इज नॉट न्यूट्रल देन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी उसका करियर खत्म हो जाएगा. सो इवन फॉर हिमसेल्फ, बिकॉज सिविल सर्वेंट नेवर नोज कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली है. सो अगर ही सपोर्ट्स वन पॉलिटिकल पार्टी and the other political party comes into power, then he is in trouble. So even for his own self-interest, it's good to be neutral. और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज गवर्नमेंट स्टेबिलिटी. अगर सिविल सर्विसेज ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो पूरी गवर्नमेंट ही इंस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन तो सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं. तो इफ दे आर नॉट न्यूट्रल देन सपोज गवर्नमेंट चेंजेस एंड दी civil servants they refuse to implement the policies of new government, so पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो जाएगा और गवर्नेंस इटसेल्फ विल बी इन डेंजर. तो स्टेबिलिटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है. लेकिन न्यूट्रलिटी को भी हम दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं, एक्टिव न्यूट्रलिटी, एक पैसिव न्यूट्रलिटी. पैसिव न्यूट्रलिटी क्या होती है कि जो भी पॉलिटिकल क्लास कहेगा वो करेंगे, दैट्स पैसिव न्यूट्रलिटी. सो आज कांग्रेस आई तो सिविल सर्वेंट ने वही किया जो कांग्रेस ने कहा, फिर बीजेपी आई तो सिविल सर्वेंट ने वही किया जो बीजेपी ने कहा. दैट्स पैसिव न्यूट्रलिटी. इसमें ट्रबल ये है कि यू आर नॉट देयर टू सर्व द पॉलिटिकल पार्टी, यू आर देयर टू सर्व द लॉ, यू आर देयर टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आपकी ड्यूटीज वहां पे नहीं है, आपकी ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपकी ड्यूटीज पब्लिक के प्रति है. So you are missing that crucial aspect of governance. So passive neutrality is widely practiced, but it's not a good thing. Active neutrality क्या है कि आप actively you do not participate with any one or the other political party, but you will do what Constitution says. That even if that means being in conflict with the political executive, आप फिर भी वो काम करोगे क्योंकि आपको लगता है कि इससे पब्लिक पर्पज एडवांस होगा और इससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है अपहोल्ड होगी. So that's active neutrality. So active neutrality should be there, not the passive neutrality. Other values are neutrality, optimism, creativity, responsiveness, efficiency. This will be like अगर आपको कोई पूछा जाए कि आप कौन सी values चाहते हैं, so this is a range from which you can select any one value. So it's better not to invent your own value in the exam room. So पहले से आपको पता है तो you will be more prepared. Neutrality we have covered. दूसरी एक anonymity and neutrality are co-related. Anonymity में क्या होता है कि अगर आप अच्छा काम करें तब आप उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, अगर बुरा काम करें तो उसका ब्लेम आप पे नहीं आएगा. जो भी होगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे होगा क्योंकि they are being voted, not you. So that's anonymity. Optimism is necessary क्योंकि like you are there for reform. Status quo is नहीं है वहाँ पे, status quo नहीं maintain करना है. So if there is reform, so you have to be optimist about it, about the outcome. Creativity, we are living in a rapidly changing environment जिसमें especially ICT हर 2 साल पे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज एवरी फ्यू ईयर्स. सो यू हैव टू शो क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिविटी के साथ करेज भी आती है. सो अब इफ यू आर जस्ट क्रिएटिव यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट योर डिसीजंस. यू हैव टू बी करेजियस बिकॉज रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है. सो यू शुड हैव करेज. दूसरी चीज है क्रिएटिविटी के लिए क्या होता है कि यू शुड बी डिससेटिस्फाइड विद द स्टेटस क्वो. आपको कंटिन्यूअसली ऐसा लगना चाहिए कि नो यू कैन, दिस स्टिल कैन बी इम्प्रूव्ड, दिस स्टिल कैन बी इम्प्रूव्ड. इफ यू थिंक नहीं ये जो हो यही परफेक्ट है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिफॉर्म. सिमिलरली रिस्पॉन्सिवनेस गुड गवर्नेंस की ये एक वैल्यू है जो 7 या 8 वैल्यूज है गुड गवर्नेंस में. उसमें है वन वैल्यू इज रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. All of this because citizen is a citizen customer. Customer is a person who demands value for money. Value for money means the taxes they have paid and the value for the services that they are supposed to get. So
दिस अदर वैल्यूज आर देयर। ओवरऑल वैल्यूज को आपको कैसे टैकल करना है, या तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन दिस वैल्यू, ठीक है, तो उसमें आपको वैल्यू क्या है, क्यों ज़रूरत है उस वैल्यू की, उस वैल्यू को कैसे कल्टीवेट करें, ये सब एस्पेक्ट देखा, पर्सनल लाइफ में उसका रिलीवेंस क्या है, ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका रिलेवेंस। सेकंडली इनडायरेक्टली क्या होता है कि केस स्टडीज में ये वैल्यूज आपको काम आती है, आपको एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करना है, सो यू कैन डायरेक्टली try to find if any of this fundamental value is there, like the values given by ARC. If any of these values can be identified in your case study, so that will strengthen your point. So ये अगर आप, this is an indirect, आपको डायरेक्टली कभी नहीं पूछा जाएगा, so in indirect way you can identify the values from the case study. So there will always be, like सभी case study में एक दो वैल्यू तो आप ढूंढ ही सकते हो कि फंडामेंटल कन्फ्लिक्ट हो तो दिस वैल्यू शुड बी देयर, तो वो आपके बाहर आ जाएगी। That's an easy task actually, 7 में से कोई एक वैल्यू आ जाती है। Okay, so we have covered aptitudes and foundational civil service values. Afterwards we will also study other kinds of values जो फाउंडेशनल नहीं है, मतलब एज आई जस्ट डिस्कस, वैल्यूज की हायरार्की होती है, सभी वैल्यूज की एक वैल्यू एक लेवल पे नहीं होती, तो फाउंडेशनल वैल्यूज कवर कर ली। तो बाकी कई सारी वैल्यूज होती है जो भले फाउंडेशनल नहीं हो लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सो वो पूरा एक वैल्यू यूनिवर्स देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सिस्टम आती है, सो दैट ऑल्सो विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग वैल्यूज इन योर केस स्टडीज।